ओके, सो वी डिड रिवॉल्ट ऑफ 1857 yesterday, राइट? आज हम करेंगे द काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. नाउ बिफोर स्टेपिंग ऑन टू योर काउंसिल एक्ट, अब जो भी आएंगे उससे पहले भी आए थे आपके रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब डिटेल में आप लोग पॉलिटी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जो आपको शुएब सर ने आई थिंक ऑलरेडी करवा भी दिया होगा, राइट? बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी जिससे आपको थोड़ी आगे की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाएगा, ठीक है? नाउ रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर आई नहीं है. अभी किसकी गवर्नमेंट है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यहाँ पर राज कर रही है एज ट्रेडर्स, और अब वो हमारी पॉलिटिक्स में भी घुसना शुरू हो गई, जिसके चलते 1857 का रिवॉल्ट जो है वाज अ स्टेप बैक फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ जैसे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, क्वीन गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ने की और वापस यूके में बुलाने की. अगर आपने पहले के एक्ट्स पढ़े होंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है. सो रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली जो ब्रिटिश सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की ऑलरेडी कोशिश कर रही थी. अब हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर लोन वगैरह चाहिए होता था तो वो ब्रिटिश सरकार के पास जाके जो है वो लोन वगैरह मांगती थी, जिसे सरकार बोलती थी कि यार एक तो ये इतना कमा रहे हैं और ऊपर से फिर भी हमारे सर पे आके लाइबिलिटी रखते हैं. सो ब्रिटिश जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी, दे वर ऑलरेडी फेड अप ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे वांटेड कि ऐसा कुछ हो जिससे हम इनको जड़ से उखाड़ कर बाहर निकाल दें. और 1857 का रिवॉल्ट वाज द टर्निंग पॉइंट एंड एन आई ओपनर फॉर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको कभी नहीं लगा था जिनके ऊपर हम 1611 से राज कर रहे हैं और आपकी ड्यूअल सेटलमेंट जो आपका 1765 में आया था, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद जो है ये हमारे आगे जो है आवाज उठा पाएंगे. सो व्हाट वाज इट वाज अ सेटबैक फॉर द ब्रिटिश पीपल, एंड देन उसको कर्व करने के लिए इन्होंने क्या लाया, इन्होंने बोला कि हम आपके लिए एक बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट लेकर आ रहे हैं, और उस बेटर गवर्नमेंट एक्ट का नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. 58 88 नहीं 58 ना, 57 में रिवॉल्ट हुआ, उसी के एक साल बाद ही जो आपका है 58 में जो आपका एक्ट था वो आ गया था. नाउ एक चीज याद रखिएगा, अभी तक रिवॉल्ट सप्रेस नहीं हुआ है, लेकिन सप्रेस क्या हो गया है, दिल्ली को इन्होंने सितंबर के महीने में ही जो है कब्जा कर लिया था. सो 62 63 तक जाते जाते एक्चुअली में पूरा रिवॉल्ट जो था वो सप्रेस हुआ था. अभी तक सप्रेस हुआ नहीं है, लेकिन लोगों से उनको थोड़ा पैसिफाई करने के लिए, लोगों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगाने के लिए उन्होंने ये वाला एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया. अब इस एक्ट में कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है. पहली चीज याद रखना है कि यहां से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, और अब यहाँ पे कौन आएगा, अब यहाँ पे क्वीन जो है यहाँ पे राज करने वाली है. इसलिए इसको क्राउन रूल की तरह भी कहा जाता है कि अब सब कुछ जो भी होगा इट इज गोइंग टू बी एट द नेम ऑफ व्हाट, क्वीन के नाम पर सब कुछ होने वाला है. नंबर सेकंड पॉइंट, इन्होंने एक नई पोस्ट का जो है स्थापना कर दी. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोस्ट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. सो याद रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की एक नई पोस्ट की इन्होंने स्थापना कर दी. नाउ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बेसिकली था क्या, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यूज्ड टू बी एक ऐसा आदमी जिसका ऑफिस इंडिया में नहीं होगा, जिसका ऑफिस लंदन में होगा. ये याद रखिएगा, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था वो आपका लंदन से राज करता था. राज मतलब काम करता था, इंडिया में काम नहीं करता था. अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भगवान तो है नहीं कि सब कुछ संभाल लेगा अकेला बंदा, तो याद रखिएगा 15 बंदों का एक काउंसिल बनाया, जिसका जो चेयरमैन होता था उसको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता था. सो कितने बंदे थे, 15 बंदे थे, और उन 15 बंदों का जो हेड होता था, चेयरमैन होता था, दैट यूज्ड टू बी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. फाइन. नाउ यहां पे कौन था पहला, गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल था पहले यहाँ पे आपका इंडिया में, और यहाँ पे आपकी क्वीन होगी. तो जो बीच में एक कहते ना बिछोले का काम, यहाँ जो अपनी बात पहुंच जाएगा क्वीन तक, वो था आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. सो जो ये वाला बंदा होगा इट इज गोइंग टू रिपोर्ट टू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो होगा वो आगे क्वीन तक अपनी बात लेकर जाएगा. अब आप सबने बोला वाइस रॉय, याद रखिएगा वाइस रॉय वॉज नॉट द न्यू पोस्ट.
वाइसरॉय कोई नई पोस्ट नहीं थी, गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदल के वाइसरॉय की पोस्ट रख दिया गया था. सो वाइसरॉय वाज नॉट द नेम ऑफ अ न्यू पोस्ट, इट वाज जस्ट कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का नाम, सॉरी, गवर्नर जनरल का नाम अब क्या पड़ जाएगा, वाइसरॉय की तरह उसको बोला जाएगा. नाउ few questions. Number 1 question, who was the first governor general of India? लिख लीजिए इसको, it is William Bentinck, not Warren Hastings. So first governor general of India, that's William Bentinck. So William Bentinck is the first Governor General of India. Fine. अब इससे पहले आपका Governor General of Bengal था. Now who was the first Governor General of Bengal? Very good. This is Warren Hastings. लिख लीजिए इसको भी, पूछ लेते हैं कभी कभी नहीं, बहुत बारी पूछते हैं. So पूछ सकते हैं कि who was the Governor General of Bengal. ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का था ये, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसके अंडर उन्होंने बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को जोड़कर बंगाल बना दिया था. ठीक है. सो इट इज वेरन हेस्टिंग, दैट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज योर विलियम बेंटिक. नाउ द क्वेश्चन इज, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, नॉट माउंटबेटन, तो वाइसरॉय थे लास्ट. ठीक है. सो इसको भी लिख लीजिए, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग. So he was who? He was the last governor general of India. Clear? Now this governor general का नाम चेंज होकर क्या पड़ गया? वाइसरॉय. So who will become the first viceroy of India? Lord Canning. So Lord Canning turned out to be the first viceroy of India. लिख लो इसको भी. Lord Canning was the first viceroy of India. माउंटबेटन नहीं, लॉर्ड कैनिंग. किसका? वेरन हेस्टिंग्स का. एज आप भी गवर्नर, दैट वाज, वो बहुत बाद में लिनलिथगाओ, जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा था इंडिया में. लिनलिथगाओ वो बहुत बाद में आएंगे, आपके 31 के टाइम पर आएंगे, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था. ठीक है. सो उससे पहले ये, फिर इससे पहले आपके रॉबर्ट क्लाइव भी तो थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. ठीक है. सो बहुत नाम है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है. ठीक है. Am I done? ठीक है. All right. अब हम बात करेंगे आपका 1858. पहली चीज याद रखना, इसको बोलते थे क्वींस प्रोक्लेमेशन, की क्वीन ने बोल दिया कि अब से इंडिया क्या है, इंडिया इज होलली एंड सोलली व्हाट, ये हमारी टेरिटरी है. ठीक है. और अब फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, हम कॉलोनाइज्ड फाइनली हो चुके हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्वींस प्रोक्लेमेशन. याद रखिएगा ये जो दरबार था, अब दरबार क्या होता है, जैसे कि अगर मैं ब्रिटिश सरकार की हूं और मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है तो सब लोग इकट्ठा करूंगी, जैसे कि ये दरबार है. सो दिस यूज्ड टू बी अ दरबार. इसको बोलते थे इलाहाबाद दरबार. ठीक है. इलाहाबाद दरबार क्यों? क्योंकि इलाहाबाद में ये प्रोक्लेमेशन किया गया था. सो इट इज इलाहाबाद दरबार, जहां पे लॉर्ड कैनिंग इटसेल्फ वेंट देयर और उन्होंने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में बात की थी. ठीक है. क्लियर हो गया. अब अगर आपको पूछा जाए कि अब किस तरीके से काम होगा, तो याद रखिएगा हर मैजेस्टी के नाम से सारा काम होगा. अब हर इसीलिए क्योंकि वो थी औरत, दैट इज क्वीन विक्टोरिया, वो थी उस टाइम पे क्वीन जब ये प्रोक्लेमेशन आया था. क्लियर हो गया. नाउ विल रीड आपके इसमें क्या दिया हुआ है. पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 वाज पास्ड, और यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को. और अब सब पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन, दैट इज हर मैजेस्टी, कि अब जो भी काम होगा वो क्वीन के नाम से ही किया जाएगा. सेकेंड थिंग, गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदलकर
क्या रख दिया गया है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट को बना दिया गया है। और मैंने आपको बता दिया फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, वो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय, सो लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय एंड न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज फॉर्म्ड, जिसका ऑफिस कहां होगा, ऑफिस होगा लंदन में। लिख लीजिए ऊपर कि ऑफिस कहां होगा, इसका ऑफिस होगा लंदन में, ठीक है। सो ऑफिस होने वाला है इसका लंदन में। ये बेसिकली था कौन, ये बेसिकली ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और 15 बंदे इसमें होते थे और जो इनका हेड होता था दैट यूज्ड टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, कल आप मुझे बताएंगे हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑल राइट, अब सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हम एंडिंग में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस आई कैसे। अब आप लोग कहेंगे कि आपके नोट्स में नहीं है, लास्ट पेज पे दिया हुआ है, देखो जहां पे आपका ये है ना नोट्स खत्म होंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री के, उसके लास्ट पेज पे दिया है। ठीक है, मिल गया आप सबको, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस किस चिड़िया का नाम था। नाउ INC, जस्ट लिसन टू द कहानी, उसके बाद जब आप अपने नोट्स देखेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ बेसिकली हुआ क्या, एक आदमी थे SN बैनर्जी नाम के, ठीक है। सो SN बैनर्जी नाम के एक आदमी थे और उनके पास एक बड़ा ही नोवल आइडिया आया, नोवल मतलब एक न्यू आइडिया आया कि ऐसा करते हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे एक ब्रिज का काम करे हमारे और ब्रिटिश के बीच में। ब्रिज मतलब अगर हमको अपनी कोई बात करनी है, अब जैसे कि ट्रेड यूनियंस होती हैं, स्टूडेंट यूनियंस होती है, वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है कि अगर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनकी बात कोई आगे लेकर जाए। उस एजेंडा के साथ SN बैनर्जी एंड आनंदा मोहन बोस या आनंद मोहन बोस was the one जो आइडिया लेकर आए इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। अब ये A.O. ह्यूम्स कौन थे वो हम आगे करते हैं, ठीक है। सो इन दोनों के पास आइडिया आया कि हम ऐसा करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो हमारा एक तरीके का ब्रिज का काम करेगा हमारे और ब्रिटिशर्स के बीच में। नाउ SN बैनर्जी हैड अ वेरी गुड फ्रेंड और उस फ्रेंड का नाम था A.O. ह्यूम्स। A.O. ह्यूम्स was nobody, मतलब of course he was somebody, but कहने का मतलब है कि उस टाइम पे ऐसा नहीं कोई वाइस रॉय थे या कुछ थे, he was just a retired civil servant जो शिमला की वादियों में मस्त एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। अब SN बैनर्जी जाते हैं A.O. ह्यूम्स के पास क्योंकि इनके बड़े अच्छे दोस्त होते हैं और ये इनको बोलते हैं कि यार हमको INC बनानी है। तो A.O. ह्यूम्स क्योंकि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, बट सिविल सर्वेंट है तो बात में दम तो होगा, कुछ कहेंगे तो ये जाते हैं वाइस रॉय के पास कि यार इस तरीके की डिमांड जो है वो मेरे सामने आई है। नाउ हु वाज द वाइस रॉय, लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा ये डफर था तभी इसने INC बनने दी, समझदार होता तो INC बनने नहीं देता। सो ही वाज अ डफर, आई होप A.O. ह्यूम्स इज नॉट वाचिंग दिस, ठीक है। सो लॉर्ड डफरिन वाज अ डफर, तो ही वाज द वाइसरॉय और A.O. ह्यूम्स जाते हैं लॉर्ड डफरिन के पास और बोलते हैं कि ऐसा करो इनको INC बनाने दो। नाउ INC बनाने का मतलब ये था, अब जैसे ही INC बन गई, ठीक है, INC की स्थापना होगी, अब INC में क्या प्रॉब्लम्स है वो आगे करते हैं, बट पहले देखेंगे कि इन दोनों का हाल क्या हुआ INC बनने के बाद। जैसे ही INC बन गई इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि आपने INC बनने कैसे दी यार, अब उनको तो एक फ्रंट मिल गया हमारे सामने आने का। तब A.O. ह्यूम्स और लॉर्ड डफरिन ने बोला कि INC कुछ नहीं करने वाली यार, ये हमारी थ्योरी है और थ्योरी का नाम था सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कि ये हमारी सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। व्हाट इज अ वाल्व, पानी का देखा है
उसको खोलो तो पानी बहता है, रोक दो तो बंद हो जाता है। इन्होंने बोला ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगा हमारे आगे पीछे, कि अगर एक तो हमको पता चलता जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमको ये बताते जाएंगे कि आपने ये गलती कर दी, हमको आपसे उस चीज पे खुंदक आ गई है, ठीक है। सो इस थ्योरी के सर पे चढ़ के इन्होंने बोला कि हमने इस रीजन की वजह से एओ ह्यूम्स और लॉर्ड डफरिन ने जो है आईएनसी बनने की इजाजत दे दी। Two questions can be asked here. Number one, who was the British person who was the Britisher जिसने allow किया था INC बनने को? तो the answer will be A.O. Humes. अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि who was the British person और Britisher जिसने allow किया था INC बनने को, that was A.O. Humes. अगर पूछा जाए who was the Viceroy, so that is Lord Dufferin. ठीक है, सो यहां पे दो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रिटायर्ड, बेसिकली एओ ह्यूम्स वाज द वन जिन्होंने एक्चुअल शेप दिया था आईएनसी को। अब ये लोग तो आइडिया के साथ आए थे, बट दे डिडंट नॉट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, बट ही वाज फ्रेंड्स विद एओ ह्यूम्स, तो इन्होंने एक फाइनल स्ट्रक्चर या शेप दिया था आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। इसीलिए एओ ह्यूम्स जो है उनको माना जाता है कि ये पहले ब्रिटिशर थे जिन्होंने अलाउ किया था आईएनसी बनने को, एंड ऑफ कोर्स इट वाज सपोर्टेड बाय योर वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, ठीक है। नाउ दो बातें याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि हु वर द टू मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ आईएनसी, सो दैट इज एस.एन. बैनर्जी एंड आनंदा मोहन बोस। अगर आपको आनंदा मोहन बोस और एस.एन. बैनर्जी में से दिया होगा तो आपने एस.एन. बैनर्जी को टिक मारकर आना है, पर ऐसा होता नहीं है, दोनों में से एक ही नाम दिया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जैसे ही बन गया कि हम आईएनसी बनाएंगे, अब हमारी आपस में नहीं बनती भाई, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है। याद रखिएगा इस डेट को एज अ हैप्पी बर्थडे, किसी भी अपने लपटे जिगर का होता है ना, जैसे उस हैप्पी बर्थडे की तरह इसको याद कर लीजिए। 28 दिसंबर 1885 में आपकी आईएनसी की फॉर्मेशन हो गया था। ये क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग एसएससी के पेपर में पूछा था, डायरेक्ट डेट पूछी गई थी कि कौन सी डेट को आईएनसी बनी थी। सो 28 दिसंबर 1885 में आपकी आईएनसी की फाइनल फॉर्मेशन हो गई थी, मतलब पहली मीटिंग हुई थी। डन। अब पहला क्वेश्चन, मीटिंग कहां हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। किसके द्वारा प्रिजाइड की गई थी? WC बनर्जी, ठीक है, बैनर्जी नहीं है, बनर्जी है, भाई थोड़ी ना थे, ठीक है। सो WC बनर्जी, चलो आप बैनर्जी बोल लो क्योंकि बहुत किताबों में बैनर्जी भी लिखा होता है, बट इट इज एक्चुअली बनर्जी। सो WC बनर्जी वाज द वन जिन्होंने आईएनसी के सेशन को प्रिजाइड किया था। तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं वो ये है कि कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। तो याद रखिएगा 72 डेलीगेट्स वर अटेंडेड द आईएनसी, ठीक है, मीटिंग एट बॉम्बे, ठीक है। 72 डेलीगेट्स अटेंडेड आईएनसी मीटिंग एट बॉम्बे। क्लियर हो गया? लिखा आप सबने? पक्का? अगर जस्ट इन केस अगर कोई कहीं अटकता है प्लीज स्टॉप मी राइट देयर। एम आई गोइंग फास्ट? ठीक है, ओके, इतना लिख लिया। अब कुछ हटके पॉइंट्स। बॉम्बे में मीटिंग तो हुई थी, पर होनी कहां थी? पूना में। तो पूछ सकते हैं कि बॉम्बे से पहले मीटिंग कहां होनी थी? मीटिंग होनी थी पूना में, लेकिन वहां पर प्लेग फैला हुआ था जिसकी वजह से यहां पे मीटिंग कैंसिल कर दी गई और बॉम्बे में मीटिंग रख दी गई, ठीक है। सो प्लान कहां किया गया था? पूना में प्लान किया गया था, बट ऑफ कोर्स वहां पे प्लेग था, सो मीटिंग वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे। जैसे आज के टाइम पे कोविड-19 है, जस्ट लाइक दैट। अब उस टाइम पे तो वो था नहीं ना वर्चुअल मीटिंग्स, तो इसीलिए बॉम्बे में मीटिंग को रख दिया गया था। नंबर सेकंड पॉइंट इज कि ये WC बनर्जी कहां से आ गए? अब आर्किटेक्ट तो एस.एन. बैनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे, सो WC बनर्जी की एंट्री कहां से हो गई? नाउ हुआ क्या था, एस.एन. बैनर्जी ने बोला कि हमको इजाजत तो मिल चुकी है आईएनसी बनाने की, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम, इसको एक अच्छे से एक भारी लेवल के ऊपर एक
हाई लेवल के ऊपर इसको लॉन्च करेंगे। अभी थोड़ा और टाइम रुक जाते हैं और इसके ऊपर और ज्यादा प्रिपरेशन को देते हैं। लेकिन WC बनर्जी ने बोला अगर अभी नहीं किया तो कभी भी कर नहीं पाएंगे। इसीलिए SN बैनर्जी वाज द वन जिन्होंने INC की मीटिंग को प्रिजाइड नहीं किया था और उनकी जगह WC बनर्जी वाज द वन जिन्होंने INC की मीटिंग को प्रिजाइड किया था। क्लियर हो गया? समझ आ गया ना क्यों WC बनर्जी बने और SN बैनर्जी नहीं बने? और मीटिंग होनी थी पूना में लेकिन हो गई आपके बॉम्बे में। क्लियर? सो INC की डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885। Who were the two main architects of INC? SN Banerjee and Anand Mohan Bose. Who was the first Britisher जिसने अलाउ किया था? A.O. Humes. And who was the viceroy? Lord Dufferin. So Lord Dufferin was the one जिसने इसको अलाउ किया था। Now the question is कि INC का एजेंडा क्या रहेगा? अब INC को फॉर्मेशन करने का मौका दिया। अब जैसे अगर आप भी कहीं जाओगे कि मैम हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ काम, तो मैं बोलूंगी आपने करना क्या है, आप काम कैसे करोगे? सिमिलरली इन दोनों ब्रिटिशर्स ने भी पूछा कि आप लोग काम कैसे करने वाले हो? तो SN बैनर्जी ने बोला कि हम लोग 3 P's के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होगा तो आई बिलीव सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन की किताब है जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें 5 P's दिया गया है। ठीक है, 5 P's दिया गया है, बट NCERT में इट इज 3 P's, तो हम 3 P's ही लेकर चलते हैं। नाउ व्हाट वर द 3 P's? नंबर 1 वाज पेटिशन, नंबर 2 प्रेयर, एंड नंबर 3 वाज प्रेस। ठीक है, सो दीज वर द 3 P's। पेटिशन का मतलब हो गया कि अगर हमको आपसे कोई भी वी आर नॉट हैप्पी तो हम आपके सामने एक पिटिशन लिख के आएंगे कि भाई हमारी ये जो है, हमारी इस चीज, हमारी ये डिमांड है। सो दैट वाज पेटिशन, जो हमारा फर्स्ट स्टेज रहेगा काम करने का। द सेकेंड स्टेज वाज प्रेयर। प्रेयर क्या हो गया? हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो। ठीक है, सो दैट वाज द सेकंड कि हम आपको रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप हमारा वो काम कर दो और हम अपनी तरफ से पूरी जी तोड़ मेहनत लगा देंगे कि आपको कन्विंस कर पाए हमारा काम करने का। एंड थर्ड वाज द प्रेस कि अगर कोई भी हमारा हथकंडा काम नहीं आया फिर एंड में जाके हम लोग जो है प्रेस की मदद लेंगे, जिसके ऊपर A.O. ह्यूम्स और डफरिन ने बोला बना लो। ठीक है, तो इसीलिए वो जो था ना सेफ्टी वाल्व थ्योरी, अब खुद सोचो इन चक्रों में से क्या कभी भी हम लोग आजादी ले पाते? सो उन्होंने बोला कि ठीक है बनने दो, और इसलिए INC की शुरुआत हो गई। क्लियर हो गया इतना? अब अपने पेज खोलो जहां पे आपको INC का दिया हुआ है। पेज नंबर क्या है? 60। ओके, चलो कहां आगे? ठीक है, ओके। सो फर्स्ट इज कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुआ है? 1885 में फॉर्मेशन हुआ है। एंड हु वाज ही? ही वाज द रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और A.O. ह्यूम। इसी के ही साथ हु वाज द वाइसरॉय? लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय। कहां पे हुआ INC का पहला सेशन? बॉम्बे में हुआ था 1885 में। और कहां होना था? पूना में होना था, पर प्लेग की वजह से बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। Who presided over the first INC meeting? That was WC बनर्जी। अब ये जो है ना दादा भाई नौरोजी प्रिजाइडेड ओवर 3, ये हम आगे जब दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपके आते रहेंगे, बट इसमें आप याद रख सकते हैं इतना सा पॉइंट कि दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने 3 मीटिंग्स के ऊपर जो है वो प्रिजाइड किया था। ठीक है, डन। अब हम बात करेंगे, अब देखो 1885 का आपका हो गया सेशन। अब हम पहले के जो 4 सेशंस है ना वो बड़े जरूरी हैं। अब आता है आपका 1886 का सेशन कि 1886 का सेशन किसने प्रिजाइड किया था? तो याद रखिएगा 1886 का सेशन प्रिजाइड करने वाले थे आपके जॉर्ज ह्यूल। कहां पे हुआ था सेशन? सेशन हुआ, सॉरी दैट वाज दादा भाई नौरोजी। उन्होंने आपका 1886 का जो है सेशन को प्रिजाइड किया था। इसी के ही साथ आपका 1887, हाँ, फिर आता है आपका 1887 का सेशन।
ये किसने प्रिजाइड किया था? इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय सैयद बदरुद्दीन तयाबजी। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? दैट ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सो 1885, 1886, 1887 में आपके सैयद बदरुद्दीन तयाबजी, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। नेक्स्ट इज 1888 का सेशन, जो कहां हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है, एंड इट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय जॉर्ज यूल। एंड व्हाट वाज इंपॉर्टेंट? द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही वाज द फर्स्ट British or English person to preside over the session of Indian National Congress. ठीक है जी, क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, जैसे फर्स्ट मुस्लिम यहां पे लिखा नहीं गया तो आप यहां, हाँ लिखा है, फर्स्ट इंग्लिश मैन टू प्रिजाइड ओवर द सेशन। क्लियर? अब एक और सेशन भी आपका बड़ा हिस्टोरिक है, दैट इज 1890 का सेशन। 1890 के सेशन में एक लेडी थी जिनका नाम था कादम्बनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली वॉज द वन जो 1890 के सेशन में इनका एक रेफरेंस होना चाहिए। नाउ 1890 का सेशन, पहली बात तो 1890 के सेशन में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट जिन्होंने इस सेशन को एड्रेस किया था। क्या किया था जी? एड्रेस किया था। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, आप मुझे बताइए हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रिजाइड ओवर द सेशन ऑफ आईएनसी? एनी बेसेंट, द फर्स्ट वुमेन। आगे वो आपका 1917 में आएगा, तब मैं आपको बता दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड ओवर द सेशन ऑफ आईएनसी? दैट वाज सरोजिनी नायडू। अब आप बोलेंगे तो ये कौन है कादम्बिनी गांगुली? ये पहली वुमेन ग्रेजुएट थी फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी जिन्होंने सेशन को एड्रेस किया था, मतलब आकर अपनी एक स्पीच को बोला था। अब इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस ये है कि यहाँ पे आईएनसी ने बताने की कोशिश की कि जो हमारा स्ट्रगल है, जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, that treats women at par with women, at par with men, मतलब हमारे लिए आदमी और औरत दोनों के राइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और हम दोनों को इक्वालिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा 1890 के सेशन में कादम्बिनी गांगुली वाज द वन जिन्होंने उस सेशन को एड्रेस किया था। एंड हु वाज शी? शी वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा तो लिखिए, लिखिए इसको। इन 1890 कादम्बिनी गांगुली became the first women graduate from Calcutta University. And first to address the session of INC, Indian National Congress. ठीक है, this session was at Calcutta itself. फिरोज शाह मेहता was the one जिन्होंने इस सेशन को प्रिजाइड किया था। नहीं, वो अलग है, वो इनके नाम पे नहीं है। ठीक है, आई ऑल्सो हैड अ थिंक कि उनके नाम पे, पर इनके नाम पे नहीं है। बट फिरोज शाह मेहता वाज द वन जिन्होंने इस सेशन को प्रिजाइड किया था, कैलकाटा में ही हुआ था। सो शी वाज नॉट द वन हु प्रिजाइडेड, बट शी वाज द वन हु एड्रेस्ड द सेशन। ठीक है, सो अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं कि फिरोज शाह मेहता वाज द वन जिन्होंने इस सेशन को प्रिजाइड किया था। याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता को लायन ऑफ मुंबई भी कहा जाता है। ठीक है, सो लायन ऑफ मुंबई कौन है आपके? फिरोज शाह मेहता है। ठीक है, ओके। अब जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, प्राइमरीली जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं या इंडिया फ्रीडम टू स्ट्रगल पढ़ते हैं,
उसमें हम 3 फेजेस के बारे में बात करते हैं. What are the 3 phases? Number 1 is 1885 से लेके 1905. सेकेंड फेज हम पढ़ते हैं 1905 से लेके 1917 और फिर पढ़ते हैं 1917 से लेके 1947 तक. अब ये है क्या चीजें? 1885 से लेके 1905 को बोला जाता है द एरा ऑफ मॉडरेटर्स. क्या बोलते हैं? एरा ऑफ मॉडरेटर्स. ठीक है. सो द एरा ऑफ मॉडरेटर्स इज फ्रॉम 1885 टू 1905. बिफोर स्टेपिंग ऑन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये समझना जरूरी है. ठीक है. सो यहाँ खाली जगह है, वहां लिख लीजिए आप. सो दैट इज द एरा ऑफ मॉडरेटर्स. 1905 से लेके 1917 में था आपका एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स. द एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स. ठीक है. दैट वाज द एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. लिख लिया. अब बताइए 1917 से लेके 19, इट इज कॉल्ड एज द गांधीयन स्टाइल ऑफ स्ट्रगल और द गांधीयन एरा. द गांधीयन स्टाइल ऑफ स्ट्रगल और सिंपली द गांधीयन एरा. जब गांधी जी पे जाएंगे तो बताएंगे आपको कि 1917 क्या क्या चीजें हुई, इन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया, यहाँ आने से पहले इनकी वाहवाही ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुकी थी. सो दैट इज गांधी के बारे में बाद में. आज हम पहले बात करेंगे आपके मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में कि ये लोग कौन थे. नाउ जब आईएनसी बन गई, देखो 1885 से लेके 1905 काफी लंबा समय था फॉर मॉडरेटर्स टू डू समथिंग. अब मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट में फर्क जानने के लिए बस एक चीज याद रखिएगा. मॉडरेटर्स थे शांत, क्या, नरम दिल. ठीक है. बड़े नरम दिल किस्म के लोग थे. कहने का मतलब ये है कि ये लोग लड़ाई झगड़ा इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे. ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के ऊपर फोकस करते थे कि हमको जो करना है रूल के हिसाब से करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना. वही 3 पीस पेटिशन, प्रेयर और प्रेस के ऊपर ही काम करना है. जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे गरम दल वाले. ये कहते थे कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को, बिल्कुल. तो ये टेढ़े जो थे वो थे आपके एक्सट्रीमिस्ट. मॉडरेटर्स की बात करें तो बहुत सारे मॉडरेटर्स थे. आपके फिरोज शाह मेहता थे, आपके दादा भाई नारोजी से, WC बनर्जी थे. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट आपके 4 बड़े जरूरी हैं और उन 4 का नाम दिमाग में रख लो. अगर कभी भी रुक जाइए, अगर कभी भी पूछा जाए कि एक्सट्रीमिस्ट कौन है, मॉडरेटर्स कौन है, तो एक्सट्रीमिस्ट के 4 नाम याद होंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मॉडरेटर है और कौन सा एक्सट्रीमिस्ट. सो याद रखिएगा एक्सट्रीमिस्ट थे आपके, वेरी गुड. सो दैट इज लाल, बाल, पाल एंड औरोबिंदो घोष. नहीं दिखता जी, माफ कर दीजिए, हमको नहीं दिखता तो. ठीक है. सो इट इज लाल, बाल एंड पाल एंड योर औरोबिंदो घोष. समझ गए ना? घोष है ये. ठीक है, घोष. अब मैं जिसको पूछूंगी ये लाल बाल बाल वही बताएंगे. आप बताइए लाल कौन है जी? खुशी देखो. ठीक है. सो लाला लाजपत राय इज लाल. हु इज बाल? बाल गंगाधर तिलक. बिपिन चंद्र पाल मत बोल के आना. ठीक है. एंड हु इज पाल? बिपिन चंद्र पाल. दैट इज योर लाल, बाल एंड पाल. एंड औरोबिंदो घोष वॉज द 4th एक्सट्रीमिस्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया है इन एक्सट्रीम तरीके से इंडिया की स्ट्रगल को. हाउएवर इनको जेल में डाल दिया गया था और फिर ये सेंट बन गए, आचार्य बन गए थे. वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों इनको डाला गया था. बट अभी इतना याद रखो कि मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या फर्क है. एंड ऑफ कोर्स फिर बाद में आते हैं आपके गांधी जी, और गांधी जी ने क्या स्टाइल लाया था वो हम 17 में पढ़ेंगे. क्लियर हो गया इतना? अब द थिंग इज कि हमको कैटेगराइज करने की जरूरत क्या पड़ी, मॉडरेटर्स कौन है, एक्सट्रीमिस्ट कौन है. होता ये है
कि 1903, क्या है डेट, 1903 के साल में आपका एक वाइसरॉय था, द वाइसरॉय वाज लॉर्ड कर्जर, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जर। जो आपका लॉर्ड कर्जर था ना, लॉर्ड कर्जर बड़ा एक तरीके का बड़ा एम्बिशियस आदमी था। ही वांटेड, उसने नंबर ऑफ रिफॉर्म्स लेके आया था, नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। और नंबर ऑफ रिफॉर्म्स लाने का मतलब ये नहीं था कि ही वाज टुवर्ड्स अ बेटरमेंट। ऑफ कोर्स कुछ चीजों ने बेटरमेंट की तरफ भी प्रोसीड किया था, बट इसका मेन एजेंडा ये था कि मुझे ऐसे काम करने हैं कि इतिहास में मेरा नाम आ जाए। सो उस तरीके का था आपका लॉर्ड कर्जर। लॉर्ड कर्जर 1903 में घोषणा करता है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को कर दे। बंगाल यूज्ड टू बी ह्यूज, ह्यूमंगस, बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में करना एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। इस चीज की वजह से हम क्या करेंगे, बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। कोई लग रहा है इसमें गलत काम? कोई गलत काम नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो टूटेगा तो अच्छी बात है ना, एक जगह पे अच्छे तरीके से फोकस हो पाएगा। प्रॉब्लम वॉज नॉट पार्टीशन ऑफ बंगाल, द प्रॉब्लम वॉज स्टाइल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जिस तरीके से इन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया, दैट वॉज द मेजर प्रॉब्लम। इन्होंने बंगाल को बांट दिया जी दो हिस्सों में, और वो दो हिस्से थे वेस्ट बंगाल and East Bengal. All what you need to remember is कि वेस्ट बंगाल में कौन सी मेजॉरिटी के लोग थे और ईस्ट बंगाल में कौन सी मेजॉरिटी के लोग थे। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में थे आपके हिंदू मेजॉरिटी वाले लोग, ठीक है जी, और ईस्ट में थे आपके मुस्लिम मेजॉरिटी वाले लोग। सो इस तरीके से जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया कि हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं, तो इस चीज से गुस्सा हो गए आपके आईएनसी वाले एंड ऑफ कोर्स बंगाल इटसेल्फ। पार्टीशन ऑफ बंगाल द स्टाइल, ओके। नाउ 1903 में क्या हुआ है, घोषणा की गई है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। 1905 में फाइनली जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया था। अब सीक्वेंस याद रखिएगा, जुलाई के महीने में 1905 कहा गया कि हम फाइनली जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल करने वाले हैं। मतलब बिल जो है वो पास हो चुका है और फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल इज इनएविटेबल, मतलब अब ये होकर ही रहेगा। 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। 16 अक्टूबर 1905 में फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग डे। मॉर्निंग डे कहने का मतलब है अ डे जहां पे बहुत ज्यादा दुख था क्योंकि लोगों को अलग कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया। सो इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉर्निंग डे और द ब्लैक डे। इसको ब्लैक डे की तरह भी मनाया जाता था और सब लोगों ने रोकर अपना दुख जताकर जो है इस डे को सेलिब्रेट तो क्या है बट इस डे को जो है इंपॉर्टेंस दिया था। ठीक है जी, पॉइंट्स फ्यू टू रिमेंबर। फर्स्ट टाइम यहां पर दिखाने के लिए कि हम लोग एक हैं, इन्होंने क्या किया, सबके हाथों पे राखी बांधी गई। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि हम एक दूसरे के हाथ में राखी बांधेंगे। और राखी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग भाई बहन हैं, राखी का मतलब ये है कि हम ठीक है, तो राखी का मतलब ये है कि हम लोग एक सूत्र में बंधे हैं और हमको कोई भी पार्टीशन जो है वो दिल से जुदा नहीं कर सकता। सो ये था राखी का रेलेवेंस। ठीक है, किसका आइडिया था जी ये? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया अमर सोनार बांग्ला, मतलब एवर लास्टिंग बंगाल, की जो करना है कर लो लेकिन बंगाल कभी टूट नहीं सकता। सो याद रखिएगा, अमर सोनार बांग्ला was the क्या कहते हैं उसको, अभी नेशनल एंथम ना बना, वॉज द सॉन्ग जो किसने लिखा था, आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नाउ आज के टाइम पे इसका क्या रेलेवेंस है,
जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हुआ, तब यही अमर सोनार बांग्ला उनका नेशनल एंथम बन गया। ठीक है, आज अभी के टाइम पे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हैव बीन अ लॉट इन न्यूज, तो आपको पूछ सकते हैं कि अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था। सो इट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। लोग जो है वो स्ट्रीट पे उतर के आगे लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, राखी बांधने शुरू कर दी, मॉर्निंग डे मनाना शुरू कर दिया, अमर सोनार बांग्ला गाना शुरू कर दिया, और जब प्रोटेस्ट करते थे तो वंदे मातरम बोलते हुए निकलते थे। ठीक है, सो वंदे मातरम यूज्ड टू बी अ वॉर क्राई, जो लोग बोलते बोलते रास्ते पर निकलते थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि वंदे मातरम किसने दिया? बिपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, इट इज नॉट रविंद्रनाथ टैगोर, इट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज द वन जिन्होंने वंदे मातरम का स्लोगन दिया था। अब ये जो वंदे मातरम है, बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल के साथ नहीं था, ये एक रिवॉल्ट हुआ था आपका, सन्यासी रिवॉल्ट, जिसमें देवी चतुरानी वाज द वन, एक लेडी थी जो शी टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द लीडिंग लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट, और फिर उन्हीं को ही डेडिकेट करते हुए ये वंदे मातरम का जो है स्लोगन दिया गया था। बट रिवॉल्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या दिया? वंदे मातरम जो है वो दिया, और लोग जब प्रोटेस्ट करते निकलते थे, सो वो क्या बोल के निकलते थे? वंदे मातरम निकलते थे, और ये दिया है। ठीक है जी, अब वंदे मातरम कहने का मतलब ये है दैट वी आर टुगेदर, और क्या हो सकता है? वंदे मातरम एक चीज तरीके से हो गया कि टू बी अगेंस्ट टू समथिंग एंड इन सॉलिडारिटी विद, कि हम सब इकट्ठे हैं और किसी चीज के अगेंस्ट हैं, और बेसिकली इट डिफाइंस यूनिटी। सो वंदे मातरम हो गया कि हम लोग यूनाइटेड हैं, जस्ट लाइक अमर सोनार बांग्ला। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे हिंदी में तो इसका मतलब है एवर लास्टिंग बंगाल, या जो बंगाल है वो कभी भी टूट नहीं सकता। अमर क्या होता है? इमॉर्टल, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? अब तो जुलाई के महीने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19 जुलाई को जो है फाइनली इस तरीके का अनाउंसमेंट कर दिया गया था, और 16 अक्टूबर को कर दिया गया। अब इन सब के बीच में आईएनसी थोड़ी ना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती। अब इतना सब कुछ हो रहा है, ये जो वंदे मातरम हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, अमर सोनार बांग्ला हो रहा है, ये सब अक्टूबर के बाद थोड़ी हुआ। ये तो जुलाई में जब फाइनली बोल दिया, उसी के ही एंटी पार्टीशन। तो ये सब चीजें क्या, ये सब आपकी एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स है, जो कहां हो रही है? बंगाल में हो रही है। समझ आ गया? कहां हो रही है जी? बंगाल में हो रही है। अब समझिए कि हुआ क्या आईएनसी के बीच में। अब एक हिस्सा जो है वो आईएनसी का बोलता था कि हम लोग ये जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट नहीं करते, और हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपके एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल को। ये था आपका एक तरफ का आइडियोलॉजी वाले लोग जो आपके आईएनसी में थे। एक तरफ की आइडियोलॉजी वाले लोग ये थे कि सिर्फ बंगाल में क्यों हो एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स, ये बड़ा अच्छा मौका है, इस मौके को उठाओ और ऑल इंडिया लेवल, दैट इज पैन इंडिया लेवल पर जो है एंटी पार्टीशन की मूवमेंट्स को शुरू कर दो। सो एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, बंगाल में प्रॉब्लम है, बंगाल में रहने दो, वहीं पर सपोर्ट करो, और एक तरफ के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा मौका है, इसी मौके का फायदा उठाओ और पैन इंडिया मूवमेंट, पैन इंडिया लेवल पे एक मूवमेंट का लॉन्च कर दो, या फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट को लॉन्च कर दो। वो लोग जो कहते थे बंगाल में प्रॉब्लम है, बंगाल में रहने दो, वो बन गए मॉडरेटर्स, और वो लोग जो कहते थे कि इसका फायदा उठाओ और पैन इंडिया लेवल पे मूवमेंट को लॉन्च करो, वो बन गए आपके एक्सट्रीमिस्ट। तो यहां पे क्या आ गया है? आईएनसी में आइडियोलॉजीज का डिफरेंस आ गया है, और इस आइडियोलॉजी के डिफरेंस की वजह से हमने आईएनसी को बांट दिया मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट में। अब समझे ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स कहां से आए? अब आईएनसी चुप थोड़ी बैठता पार्टीशन को। दो सेशंस इसमें बड़े ज्यादा जरूरी है। पहला सेशन है आपका 1905 का सेशन।
हाँ जी, नहीं, पहला है आपका 1905 का सेशन। याद रखिएगा ये सेशन हुआ था बनारस में। कहां हुआ था? बनारस में सेशन हुआ था। प्रिजाइडेड ओवर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। Who was गोपाल कृष्ण गोखले? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, और भी बहुत पॉलिटिकल गुरु थे आपके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी पॉलिटिकल गुरु थे, भगत सिंह के भी गुरु थे। वो हम जब उनके नाम आएंगे तब हम वो चीजें करेंगे। ठीक है, सो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी एंड ही वाज द वन जिन्होंने बनारस के सेशन में को 1905 में प्रिजाइड किया था। अब इस सेशन का क्या रेलेवेंस है? तो यहां पे रेलेवेंस है स्वदेशी। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। स्वदेशी कहने का मतलब है अपना, मतलब हम जो भी है कंडेम करेंगे ब्रिटिशर्स को, हम उनकी चीजों को इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हर एक मूवमेंट पे उनको नहीं मानेंगे। और ये था आपका स्वदेशी मूवमेंट कि हमारा स्वदेश जो है वो हमारा ही है। अब इसको स्वराज के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। 1905 के बनारस के सेशन में स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च और 1906 के सेशन में आपका लॉन्च हुआ था स्वराज। क्या हुआ था जी? स्वराज। सो या अगर आपको पूछा जाए कि स्वराज कब लॉन्च हुआ है तो 1906 में स्वराज जो है वो लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन इज कहां पे हुआ था सेशन? कैलकाटा में ये सेशन किया गया था। सो कैलकाटा में ये सेशन हुआ था एंड हु वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर? दादा भाई नारोजी। सो दादा भाई नारोजी वाज द वन जिन्होंने कैलकाटा सेशन को प्रिजाइड किया था जो 1906 में हुआ था और यहां पर स्वराज वाज एडॉप्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको? अब जब ये स्वराज हुआ ना, बेसिकली दादा भाई नारोजी वाज अ मॉडरेटर और दादा भाई नारोजी कोई भी इस इंटरेस्ट में नहीं थे कि वो स्वराज को लॉन्च करे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने इनको इतना प्रेशराइज किया था कि इनको स्वराज एडॉप्ट करना ही पड़ा। अगर अब सोचो, अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात मान के स्वराज को एडॉप्ट कर लिया गया तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि स्वराज को डिफाइन नहीं किया गया। सो अगर पूछा जाए वॉज स्वराज डिफाइंड? नो, स्वराज वॉज नॉट डिफाइंड। तो एक्सट्रीमिस्ट ने इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया और मॉडरेटर्स ने इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, क्योंकि स्वराज की डेफिनेशन वॉज नॉट डिफाइंड और दादा भाई नारोजी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू लॉन्च स्वराज, बट एक्सट्रीमिस्ट वर प्रेशराइजिंग हिम, सो ही हैड टू अडॉप्ट स्वराज। और अब यहां से क्या शुरू होगा हमारा सफर? स्वराज का सफर शुरू होगा। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल। सिर्फ सेल्फ रूल को एडॉप्ट नहीं किया था, सेल्फ रूल और सेल्फ रिलायंट, दैट इज आत्म शक्ति और आज के टाइम पे आत्मनिर्भर। सो ये दोनों चीजें जो है वो स्वराज के सेशन दैट इज 1906 के सेशन में एडॉप्ट की गई थी। एम आई क्लियर? अब रीड कर लेते हैं जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल में दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 53। ऑलराइट, मतलब आप लोग तो देखकर भी सही नहीं बताते यार। अच्छा, 28 जुलाई। अच्छा, फर्क है पेजेस में। ठीक है, ओके। सो याद रखिएगा, आई वाज सेइंग 19 जुलाई, सो इट इज 28 जुलाई। 28 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जर ने फाइनली ऑर्डर को इशू कर दिया कि हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने वाले। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। और बांट दिया गया इसको ईस्ट बंगाल और आपका वेस्ट बंगाल में। सेकेंड ऑफ ऑल, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो 7 अगस्त 1905 में ही शुरू हो गई। और कहां से शुरू हुई? आपके कोलकाता से, दैट इज कैलकाटा,
वहां से जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट को शुरू कर दिया गया। इसी के साथ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर हिताबदी, संजीवनी, दीज वर द जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स जिन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स को क्या कहते हैं उसको फैलाने के लिए हेल्प किया था। ठीक है, इसी के ही साथ प्रोमिनेंट लीडर्स जो है आपके, इनका नाम आप चाहे भूल जाओ तो कोई बात नहीं, बट याद रखिएगा आपका कि 1905 में सेशन को प्रिजाइड किसने किया था। सो अमर सोनार बांग्ला किसने कंपोज किया आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, और 1971 में यही बन गया आपका बांग्लादेश का नेशनल एंथम। इसी के ही साथ बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष, दे वांटेड कि क्या करो, इस पार्टीशन मूवमेंट को आउटसाइड बंगाल लेके चलो और पैन इंडिया लेवल के ऊपर इसको लॉन्च करो। और इसी चीज की वजह से क्या हो गया, आईएनसी में दो आइडियोलॉजीज का जन्म हो गया, मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट। 1906 का सेशन, कैलकाटा सेशन और द कोलकाता सेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय दादा भाई नारोजी, जहां पे सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रूल दैट इज स्वराज को एडॉप्ट किया गया, आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, उन चीजों को भी एडॉप्ट किया गया। और अब हमारा सफर शुरू होगा स्वराज की तरफ। और स्वदेशी कब एडॉप्ट किया गया, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस के सेशन में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया था। ना व्हाट इज स्वदेशी, अपना देश, राइट, मतलब अपनी चीजों को प्रमोट करो, जितना हो सके इंडिजीनियस चीजों को प्रमोट करो। अब आप अपना लगाएं और मुझे बताएं कि आज के टाइम पे नजर घुमा के देखो, आगे पीछे नहीं, मतलब थोड़ा दिमाग की नजर, कि ऐसी कोई चीज है जो स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करती है। पतंजलि, अगर आपने कभी भी पतंजलि की एड ध्यान से सुनी है तो वो दैट धोती, व्हाट इज, बाबा रामदेव, वो भी यही बोलते हैं कि अब समय आ गया है स्वदेशी को लॉन्च वो करने का। ठीक है, तो वो सुनना एक बारी, वो स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं शब्द। सो दैट स्वदेशी क्या है, ये वही स्वदेशी है जो 1905 में लिया गया था। और आज के टाइम पे पतंजलि इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्वदेशी। और स्वराज का तो आत्मनिर्भर, कि जो भी है खुद निर्भर हो जाओ, दैट इज योर स्वराज। स्वराज तो खैर रूल है, बट आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंट जो है दैट इज आत्मनिर्भर। मेक इन इंडिया, आपका स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब चीजें, हाँ दे आर आत्मनिर्भर। ठीक है, एम आई क्लियर, क्लियर हो गया आपको इतना। कल हम करेंगे आपका सूरत सेशन की ऐसा क्या हुआ कि मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हो गया। क्लियर हो गया आप सबको? आई विल सी यू गाइस टुमारो।